केमिकल बॉन्डिंग में जो हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट जो पीरियोडिक के यूज़ होंगे वो हम पहले पढ़ लेते, ठीक है। इसमें आते पहले स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। ये हम मतलब हम ले लेते हैं जैसे कि हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ पे हमारी शेल्स है, इनमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रॉन के साथ होगा वो अट्रैक्शन होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन के बीच शेल्स में जो प्रेजेंट है उनमें जो रिपल्शन होगा, अब उनको हम बोलते हैं शील्डिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब ज़रूरी नहीं कि हम इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक ही लें, स्टेरिक भी होता है। और हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सेम शेल के साथ नहीं लेंगे, मतलब जो हमारा शील्डिंग इफेक्ट होगा वो n-1 ऐसे शेल्स के बीच में होगा, डिफरेंट शेल्स के बीच में होगा, सेम शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में हम शील्डिंग को कंसिडर नहीं करते हैं। और जो करेंगे हाइड्रोजन वगैरह के एटम में वो हम बाद में आगे देखेंगे। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के केस में ही होगा। Z जो है वो हमारा न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। ये हमने लिखा भी है, पेनल्टीमेट होता है, अल्टीमेट, ऐसे हमने पढ़ा भी है, ठीक है। नेट अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ऑन रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, तो इस पर नेट कितना लगा, जितना ये लगा रहा है न्यूक्लियर चार्ज देखा हमने, न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग इफेक्ट, Z इफेक्टिव, तो हमने इसको क्या बोला, Z इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा, न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग इफेक्ट। अभी फॉर टाइम बिंग हम इसको शील्डिंग इफेक्ट को SE ही लिख देते हैं, आगे हम देखेंगे इसको हम सिग्मा क्यों नहीं बोले, ठीक है। फिर देते हैं शील्डिंग इफेक्ट है क्या, नेट रिजल्टेंट रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ ऑल अदर इलेक्ट्रॉन एक्टिंग ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट ध्यान रखना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर जो लगता है उसको हम SE बोलते हैं। इस वाले पे किस किस का लग रहा है, इसका भी लग रहा है, इसका भी लग रहा है, इसका भी लग रहा है, तो ये क्या है, शील्डिंग इफेक्ट है। नेट रिजल्टेंट रिपल्सिव इंटरेक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ SE shielding effect, the net attraction of nucleus on outermost electron is always less than nuclear charge in case of a multi electron atom, हमेशा कम ही होगा। SE की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी ही ना, कभी ज़्यादा तो उससे होगा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। हम देखिए मोनो इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के केस में Z इफेक्टिव Z के इक्वल हो जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, जैसे H एटम हो गया, ठीक है। अब ठीक है, हमें Z पता है, Z इफेक्टिव हम निकालेंगे अगर हमें शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू पता हो तो, ठीक है। अब इसके लिए आए स्लेटर शील्डिंग कांस्टेंट, उसको हमने बोला सिग्मा, राइट। इसका हम इसने स्लेटर ने बॉर्स मॉडल को यूज़ करके ही दिया nth शेल के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35, मतलब जैसे कि ये है सेम शेल में इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35 होगा उनके बीच का, n-1 शेल इलेक्ट्रॉन 0.85, मतलब आउटर मोस्ट से जस्ट पहले ये होगा 0.85, और इनर इलेक्ट्रॉन के लिए वो हमेशा 100% होगा, वैल्यू कांट बी मोर देन 1, एक से ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकती। जो सबसे अंदर वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसका शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पे स्टैटिक वगैरह या और भी रिपल्शंस होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमने क्या देखा कि अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसका शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, 100% मीन्स, ठीक है। अब बात करते हैं, अब यहाँ पे एक नोट आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंगल शेल स्पीशीज़ के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वाले हैं, मतलब जिसमें क्या 2 इलेक्ट्रॉन है, जैसे हीलियम हो गया, लिथियम होगा, बेरिलियम हो गया, इसमें हम सिग्मा जो लेते हैं वो 0.3 लेते हैं, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन है सेम ही शेल में, तो हम वही लेते हैं, मतलब वैसे हमने लिया था 0.35, बट सिंगल शेल स्पीशीज़ के लिए सिग्मा हम 0.30 लेते हैं। अब रिजल्ट की बात करते हैं। नॉर्मल पीरियड में सेकेंड या थर्ड में Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है 0.65 से, Z इफेक्टिव इंक्रीजेज। नॉर्मल पीरियड हम ऐसे की बात कर रहे हैं, ऐसे इस साइड जाते हैं तो Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है 0.65 से। ट्रांजिशन सीरीज में देखिए 3D और 4D में Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है वैल्यू 0.15 से। जनरली लिखा हुआ है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर एंड स्पेशली इन ऑर्गेनिक। In a group, Z effective increase by 0.9 while moving from second to third, but below third Z effective जो है वो constant रहते हैं। हमने देखा जिसकी ये हेलिना की रब से फरियाद, लिथियम और सोडियम में 0.9 से बढ़ रहा है, सेकेंड थर्ड है, सेकेंड थर्ड से आगे कॉन्स्टेंट रहता है अकॉर्डिंग टू स्लेटर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये किसके अकॉर्डिंग है,
स्लेटर के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू स्लेटर। अभी हम आगे पढ़ेंगे कुछ, ठीक है। अभी हम ये पढ़ते हैं नोट में। नोट ये स्लेटर ने बताया था, स्लेटर के अकॉर्डिंग ये था कि एक ही शेल में भी आगे हमने पढ़ा है ना कि चार ऑर्बिटल्स होते हैं SPDF। तो स्लेटर के अकॉर्डिंग ये था कि SPDF सभी में सेम होता है ऑर्डर ऑफ SE। लेकिन अगर देखा जाए तो S का सबसे ज़्यादा होता है, फिर P का, फिर D का, फिर F का। क्यों? क्योंकि S जो है वो न्यूक्लियस की ज़्यादा पास है, और हमने देखा जो न्यूक्लियस की ज़्यादा पास है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ज़्यादा पास है इसका 100% है, तो S का सोचो ज़्यादा होगा, फिर P का, फिर D का, फिर F का होगा। तो ये हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ SE। अब इसका रीज़न क्या है? जो S इलेक्ट्रॉन है, S शेल के जो इलेक्ट्रॉन है, स्पेंड्स मोर टाइम इन द विसिनिटी ऑफ द न्यूक्लियस ड्यू टू इट्स स्फेरिकल शेप। जैसे कि ऐसे न्यूक्लियस है यहाँ पे, फिर ये ऐसा हो गया हमारा S शेल, S ऑर्बिटल, तो उसकी वजह से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा उसके साथ, हेंस इट्स SE ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम शेल, ठीक है। और D और F ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो उनका लार्ज और डिफ्यूज्ड शेप्स है, तो इसलिए इनका SE जो है वो बहुत कम है या नेग्लिजिबल ही होता है, ठीक है। अब हम रिजल्ट की बात करें। अब इसका रिजल्ट क्या, कॉन्ट्रोडिक्शन टू थर्ड रिजल्ट ऑफ स्लेटर। मैंने कहा था यहाँ पे हमें ये जो है ये याद रखना हो कि अकॉर्डिंग टू स्लेटर था ये वाला थर्ड पॉइंट। अभी इसमें देखें तो एक ग्रुप में देयर इज प्रेजेंस ऑफ इनर D एंड F ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन while moving below fourth period, hence Z effective in every group increases below fourth period। हम फर्स्ट से फोर्थ तक फॉलो करेंगे स्लेटर को। इन अ ग्रुप देयर इज प्रेजेंस ऑफ इनर D एंड F ऑर्बिटल, मूविंग फ्रॉम फोर्थ पीरियड से नीचे जब हम जाते हैं तो Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है। इफ स्लेटर नॉट मेंशन तो हम बाय डिफॉल्ट आंसर जो है डाउन द ग्रुप की Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है, यहाँ पे हमने लिखा, ठीक है। एक NCERT की लाइन है, इन जनरल SE इज इफेक्टिव व्हेन द ऑर्बिटल्स इन द सेम शेल आर कम्प्लीटली फिल्ड। कम्प्लीटली फिल्ड होंगे तो SE ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, मतलब यही सोचो कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। जैसे एग्जाम्पल इन केस ऑफ एल्कली मेटल्स विच हैव सिंगल आउटर मोस्ट NS इलेक्ट्रॉन प्रिसीडेड बाय नॉर्मल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मतलब अंदर वाली जो सारी शेल्स जो हैं वो भरी हुई हैं और बाहर में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसका बहुत ज़्यादा डिपल्शन लगेगा ना, ठीक है, उसका, इसलिए उसका SE जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, राइट। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। Z इफेक्टिव बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है, ये तो हमको पता भी है कि Z इफेक्टिव ऐसे इंक्रीज होता है, ऐसे और ऐसे, इफ नॉट अकॉर्डिंग टू स्लेटर ऐसे बढ़ता है। और ये भी हमने पढ़ा कि EN जो है वो ऐसे बढ़ता है, बट वो इस डायरेक्शन में ऐसे बढ़ता है EN। अभी हम इसको, ये हमने अभी डाउट रखा है कि डाउन द ग्रुप तो ये ऐसे होता है, इसको हम देखेंगे आगे। इट इज़ रिलेटिव प्रॉपर्टी, एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है, कभी भी एक ही एलिमेंट का हम नहीं लेते हैं, क्योंकि हम हमेशा डेल्टा EN लेते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अभी हम इसमें देखो A और B है, ये बॉन्ड है, डेल्टा माइनस इस बार डेल्टा प्लस है। अब डिपेंड करते हैं ना कौन कितना इलेक्ट्रॉन लेता है, उसके पास कितना नेगेटिव चार्ज आता है, तो हम किसी एक का तो EN कभी डिफाइन कर ही नहीं सकते, हम हमेशा डेल्टा ही देते हैं। और जो हमने पीरियोडिक टेबल में EN दिए वो हमने फ्लोराइड के रिस्पेक्ट में दिया। कोवलेंट बॉन्डेड, इफ it is a relative property of covalent bonded atom to attract a share pair of electron towards itself. It is unitless, ये unitless है प्रॉपर्टी, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन कैसी भी हो उसके इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है। अब देखते हैं ये NCERT की लाइन, इट इज़ नॉट अ मेजरेबल प्रॉपर्टी, मेजरेबल प्रॉपर्टी नहीं है, बट इट इज़ यूजफुल इन डिटरमाइन द टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। ये एक मेजरेबल प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन ये फिर भी हेल्प करता है टाइप ऑफ दो एटम्स के बीच में टाइप ऑफ बॉन्ड कैसा है, कोवलेंट है, आयनिक है, कोऑर्डिनेट है, वट एवर, ठीक है। अब एक और ही NCERT की लाइन है, और ये इंपॉर्टेंट AR भी है कि EN ऑफ एनी एलिमेंट इज नॉट अ कॉन्स्टेंट प्रॉपर्टी, इट डिपेंड्स अपॉन द एलिमेंट
विद विच इट इज़ बॉन्डेड, वो डिपेंड करते हैं किस एटम के साथ वो बॉन्डेड है, कितना शेड ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लेता है, कितना नेगेटिव चार्ज उस पर आता है, अगले वाले पर कितना पॉजिटिव चार्ज आता है, राइट। अब देखिए तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एन। हाँ ये देखो अभी हमने यहाँ पे लिखा भी है, हम यहाँ पे भी लिख देते हैं कि इन अ पीरियड, हमने यहाँ पे भी लिखा एन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव है एक ही पीरियड में, ऐसे, क्योंकि इस वालों में फिर वेरिएशन आ जाए, क्योंकि नीचे बढ़ते हैं जेड इफेक्टिव बढ़ता है और ऊपर एन बढ़ता है, तो हमने एक पीरियड की बात करी है। और साइज़ की बात करें तो साइज़ हमारा ऐसे इंक्रीज़ होता है, डाउन द ग्रुप साइज़ हमारा इंक्रीज़ होता है, बट एन हमारा घटता है। क्यों? क्योंकि एन हमारा ऐसे बढ़ता है, राइट। फॉर सेम एलिमेंट, वेट सेकेंड, हमने यहाँ पे शायद ग्राफ ये थोड़ा ऐसे नहीं बनेगा, जेड इफेक्टिव भी इधर इंक्रीज़ होता है और एन भी इंक्रीज़ होता है। वैसे हाँ ये सही था, एन ऐसे बढ़ता है। तो ग्रुप पीरियड में देखना है तो जेड इफेक्टिव से देखेंगे, ग्रुप में देखना है तो साइज से देखेंगे। सेम एलिमेंट के लिए हम एन देखते हैं प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वाई में नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे एग्जांपल में हमने लिया NF, अब कांस्टेंट प्रॉपर्टी तो है नहीं, नाइट्रोजन का फ्लोरीन के साथ अलग होगा, हाइड्रोजन के साथ अलग होगा। अब फ्लोरीन के साथ देखें तो N पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन के साथ देखें तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो EN देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे EN देखें H के साथ इसका कम हो जाएगा, ठीक है। हम ऐसे क्वेश्चंस भी करते हैं, EN को हमें कंपेयर करना है ऑफ अंडरलाइन एटम KMnO4 और MnO2, ठीक है। यहाँ पे हम देखें 4 to 1, यहाँ पे Mn का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, यहाँ पे +4 होगा, तो मतलब इसका ज़्यादा है। यहाँ पे O का -2 होगा, यहाँ पे +2 होगा, इसका ज़्यादा है। यहाँ पे हाइड्रोजन का -1 होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का +1 होगा, तो इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। हमें ऐसे ही क्वेश्चंस करना है। फिर हम देखिए अभी हमने 4 पढ़ी, EN directly proportional to Z effective in a period, EN inversely proportional to size in a group, और EN directly proportional to positive for same element के लिए positive oxidation state, y में negative oxidation state for same element। 14 हमने पढ़ा EN is directly proportional to percentage S character, सेम एलिमेंट के लिए ही है ये भी, जैसे कि Sp है, Sp2 Sp3, 50% एस करेक्टर कितना है 50%, 33.3%, 25%। तो EN जो है वो कम, सबसे ज़्यादा EN किसका है, Sp का है, परसेंटेज एस करेक्टर इसका सबसे ज़्यादा है, और इसका रीज़न भी है। इधर हम जा रहे हैं तो परसेंटेज एस करेक्टर घट रहा है, मतलब सरफेस एरिया ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इंक्रीज हो रहा है, सरफेस तो बढ़ ही रहा है ना। डिस्टेंस बिटवीन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस बढ़ रहा है, तो अट्रैक्शन कम होगा, मतलब EN भी कम होगा हमें। और ये अगर ये भी याद नहीं रहता तो सिंपल याद रखो, परसेंटेज एस करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, सबसे ज़्यादा Sp का, फिर Sp2 का, फिर Sp3 का, ठीक है। और इसमें हम देख लेते हैं वैल्यूज़ क्या रहती हैं, 2.5, 2.75, 3.25। डिफरेंस भी देख लो, 3.25 का यहाँ पर 3.25, यहाँ पे 1.5 का डिफरेंस आ गया, 1.5 और यहाँ पे 0.25 का डिफरेंस आ, राइट। याद रखना 3.25, 2.75 और 2.5। स्केल्स ऑफ EN की अगर हम बात करें तो पहला है पॉलिंग स्केल, उसके बाद एक वो भी आता है हमारे पास मलिकन स्केल भी आता है, बस उसके बाद फिर हाँ नहीं है, ठीक है, पॉलिंग स्केल है। उसने एक आर्बिट्रेरी वैल्यू दी थी, आर्बिट्रेरी का मतलब है रैंडम, कोई भी ऐसी कहीं से उठा के रैंडम वैल्यू दी ऑफ 4.02 F,
F जो है फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन आवर होल पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पॉलिंग को हम बोलते हैं फादर ऑफ आईओसी। पॉलिंग ने जो दिया था वो फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में ही दिया था, एक आर्बिट्रेरी वैल्यू दी थी ऑफ 4। फ्लोरीन को उसने कोई भी एक रैंडम वैल्यू दी थी 4 कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, ठीक है। बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एक्सेस बॉन्ड एनर्जी ही कैलकुलेट द AN ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स का उसने यूज़ करा। किस कंसेप्ट का यूज़ करते? एक्सेस बॉन्ड एनर्जी। एक्सेस बॉन्ड एनर्जी का यूज़ करके उसने बाकी सभी एलिमेंट्स का AN कैलकुलेट करा। अभी हम देखें तो हमें कितना कर लिया, देखें नहीं 3 पेज कर लिए और अभी हमारा कितना रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितना भी पढ़ा उसका 3 गुना और पढ़ना, ठीक है। इट्स ओके, वी विल डू इट। हमने पढ़ा हाँ, अभी हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल में ये जो मेंशन करते हैं कैसे, ठीक है। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 2.1 है, ये हमें याद रखने हैं जो ग्रीन पेन से लिखे हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं। लिथियम का 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4। अगर आपको ये भी याद रखा तो ये तो याद ही है कि फ्लोरीन का 4 है तो वहाँ से कम करते जाओ। नोबल गैसेस का 0 होता है। हम यहाँ पे देखें तो डिफरेंस ऑफ कितने का है, 0.5 का डिफरेंस है, याद रहेगा। अब नीचे वाले सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन 0.9 1.2 0.3 का डिफरेंस चल रहा है अभी, ठीक है। 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1, यहाँ पे फिर 4 का डिफरेंस आ जाता है, 2.5, फिर यहाँ पे 5 का, 3.5 का 3.0, ठीक है। 4 3 2.8 2.5 2.2 3 3 का डिफरेंस, 2.5 2.2 2.1 1.9 1.8 0.8 0.8 7 0.7, ठीक है। थर्ड पीरियड में 4 बार प्लस 0.3, एक बार प्लस 0.4, एक बार प्लस 0.5, ठीक है। EN ऑफ नोबल गैस जो है उसे हम कंसिडर करते हैं 0, क्योंकि उनके पास कोई कंबाइनिंग कैपेसिटी होती ही नहीं है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन पूरी है, तो उन्हें क्यों किसके इलेक्ट्रॉन देने हैं या लेने हैं, क्यों करेगा भाई वो जब उसकी कॉन्फ़िगरेशन ही कंप्लीट है। तो इसलिए हम कहते हैं कि उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं मोलिकन स्केल। EN ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल्स टू IP प्लस FGE/2। हमें याद नहीं रखना, कार्बोहाइड्रेट तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसकी यहाँ पे यूनिट आ जाती है। पॉलिंग में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यूनिट नहीं होती है। मोलिकन पॉलिंग में पढ़ा था या इन जनरल पढ़ा था? इन जनरल पढ़ा था, लेकिन मोलिकन जो है इसकी यूनिट दे देता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मोलिकन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EP इज इक्वल्स टू EM/2.8, ठीक है। EP इज इक्वल्स टू EM/2.8, बट वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ EM ओनली अप टू, EM की वैल्यू हम सिर्फ 30 एलिमेंट्स तक ही फाइंड कर सकते हैं, इसीलिए हम पॉलिंग स्केल को मानते हैं। उसी को लेके सवाल करते हैं ना हम ये पूछेंगे कि ये क्या है, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग ऑफ वैल्यू ऑफ EM, IP प्लस FGE बाय में 2 × 2.8 5.6, ये हो गया। इसको हम बाकी कन्वर्ट करते जाएंगे, किलो कैलोरी पर मोल, किलो जूल बाय मोल। 125 था, ये 540 हो जाएगा, ये 5.6।
आई थिंक ऐसे जितना कुछ याद करना नहीं है, बट इट्स ओके, ये हम पूछ लेंगे, ठीक है। वेरिएशन इन पीटी कैसे आती है? पीरियोडिक टेबल, जेड इफेक्टिव इधर इंक्रीज हो रहा है, EN इंक्रीज हो रहा है, नीचे जाते तो साइज बढ़ते, बट EN जो है वो कम होता है, ठीक है। अब हम S ब्लॉक के लिए बात करें, द पॉलिंग स्केल की वैल्यू को यूज़ करना है। P ब्लॉक की बात करें ग्रुप 13-14 में, अब यहाँ पे हमारी ये वैल्यू बेस्ड ऑर्डर है और यहाँ पे दिक्कत आती है, ठीक है। यहाँ पे हम देखिए, पहले मैं आपको वो दिखा भी देती हूँ कि हम किसको कैसे ब्लॉक्स वगैरह से बोल रहे हैं, ठीक है। वो तो नहीं मिला, कोई बात नहीं, इसमें हम देखते हैं ग्रुप 13, 14 और 15 हिंदी। ग्रुप 15 to 18 में कोई एक्सेप्शन नहीं है EN का, बस ग्रुप 13 और 14 में है बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, और ग्रुप 14 में है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb। इसमें हम देखें तो सबसे ज़्यादा बोरोन का, फिर थेलियम का, फिर इंडियम का, फिर गैलियम का, फिर एल्यूमिनियम का, और यहाँ पे कार्बन का, लेड का, सिलिकॉन, जर्मेनियम और SN10 का सेम रहता है। ये हमें याद रखना है, इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। बिगेस्ट गैप ऑफ EN इन ग्रुप 13 इज बिटवीन, किसके बीच है? बैंगन और आलू के बीच में, ऑब्वियसली हमने पढ़ा ना अभी, ये वैल्यू बेस्ड ऑर्डर है, याद रखना। एप्लीकेशंस पे हम बात करें, NCERT का EN इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक नेचर, नॉन मेटेलिक नेचर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डेल्टा EN की बात करें तो बॉन्ड पोलैरिटी क्या है, किसको ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव मिल रहा है, तो यही डेल्टा EN ही बता रहा है हमें। टाइप ऑफ बॉन्ड की अगर हम बात करें, अगर डेल्टा डिफरेंस इन EN अगर ज़ीरो है तो नॉन पोलर ही होगा, ऑब्वियसली बात है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। 0.1 से 1.6 है तो पोलर ले लेते हैं, 1.7 है तो 50% आयनिक 50% कोवेलेंट लेते हैं, और 1.8 या उससे ज़्यादा है तो हमेशा मोस्टली आयनिक होता है, नॉट ऑलवेज बट मोस्टली हम इसे आयनिक ही बोलते हैं, ठीक है।